नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। यूपी की 10 सीटों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 13 नवंबर को रिक्त सभी 10 सीटों पर मतदान होगा और वोटों की गिनती के लिए 23 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है। हम अपनी रिपोर्ट में आपको यह बताएंगे कि प्रत्याशी घोषणा में कौन सा दल आगे निकला है, कौन फिसड्डी साबित हुआ है। सपा और भाजपा गठबंधनों का हाल भी बताएंगे। साथ ही बसपा और आजाद समाज पार्टी की इस चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। और जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनका इतिहास भी बताएंगे। और अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से आखिर 9 लोकसभा सीटों पर ही क्यों चुनाव हो रहा है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं रिक्त सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषणा करने में कौन दल सबसे आगे रहा। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर चुकी समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इनमें से करहल सीट पर तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद, कटेहरी से शोभवती वर्मा और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि मामला न्यायालय तक पहुंच गया है और मिल्कीपुर में चुनाव रोके जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई है और शायद मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव अभी फिलहाल रोक दिया गया है। जैसे ही इससे संबंधित विस्तृत खबर आएगी वो भी आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। इनमें से फूलपुर और मझवा सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी, जिससे सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। से 4 सीटों में से गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और कुंदरकी सीट ही बची है, जिनमें से सपा कांग्रेस को सिर्फ गाजियाबाद सीट ही देना चाहती है, जबकि कांग्रेस मीरापुर और खैर सीट भी चाहती है। सपा किसी भी सूरत में मीरापुर सीट कांग्रेस को नहीं देना चाह रही है। इसके चलते मामला उलझ गया है और कांग्रेस एक सीट से तैयार नहीं है। ऐसे में गाजियाबाद के साथ खैर सीट भी देने का ऑफर सपा की तरफ से दिया गया है, लेकिन कांग्रेस गाजियाबाद के बजाय मीरापुर सीट चाहती है। सीटों के बंटवारे को लेकर फंसे पेच के बीच गठबंधन टूटने के आसार भी बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं भाजपा की। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में भी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो सका है। हालांकि बीजेपी ने तय किया है कि 10 में से 9 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी और एक सीट मीरापुर आरएलडी को दे रही है। आरएलडी मीरापुर और खैर सीट मांग रही थी, लेकिन मीरापुर सीट से ही उसे संतोष करना पड़ेगा। दूसरी तरफ निषाद पार्टी 2022 में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसे मांग रही है। इनमें एक सीट है मिर्जापुर की मझवा और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट दूसरी है। मझवा सीट को निषाद पार्टी 2022 में जीतने में कामयाब रही और कटेहरी सीट पर हार गई थी। बताया जाता है कि भाजपा निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं देना चाह रही है, जिसे लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मझवा सीट निषाद पार्टी किसी भी सूरत में नहीं छोड़ रही है, लेकिन बीजेपी भी अड़ी हुई है। निषाद पार्टी को साथ कर रखने के लिए बीजेपी मझवा की जगह कटेहरी सीट देने का विकल्प दे सकती है। इस पर संजय निषाद को रजामंद होना पड़ेगा। बहरहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, फिर भी भाजपा अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है, जबकि दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल के साथ 2 दिन पहले हो चुकी है। अब देखना होगा कब तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिलहाल अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
पार्टी की तरफ से उपचुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, जिनमें मीरापुर सीट से शाहनजर, मिल्कीपुर से रामगोपाल, मझवा से दीपू तिवारी, कटेहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से शिवबरन पासी के नाम शामिल हैं। यह भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लंबे समय के बाद किसी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है। अब बात कर लेते हैं आजाद समाज पार्टी की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। इनमें गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन और मिर्जापुर की मझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। अब आइए आपको एक एक करके सभी विधानसभा सीटों के इतिहास से रूबरू कराते हैं। पहले बात करते हैं फूलपुर विधानसभा सीट की। फूलपुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की विधानसभा सीट है। फूलपुर प्रयागराज जिले का एक कस्बा है जो जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। फूलपुर विधानसभा सीट फूलपुर लोकसभा सीट के तहत आती है। फूलपुर की पहचान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मस्थली के रूप में भी रही है। फूलपुर विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो साल 1967 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इस विधानसभा सीट से 1962 के चुनाव में राम मनोहर लोहिया भी चुनाव हार गए थे। 1977 में जनता पार्टी के पद्माकर, 1980 में कांग्रेस के अबुल कलाम विधायक बने थे। इसके बाद 1985 में यह सीट आईसीजे के खाते में चली गई और 1989 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर रमाकांत यादव ने जीत का परचम लहराया था। इसके बाद फूलपुर विधानसभा सीट से 1991 में जनता पार्टी और 93 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रमाकांत यादव विधानसभा पहुंचे थे। यहां से 1996 और 2002 में कांग्रेस के राम नरेश यादव तथा 2007 में सपा के अरुण कुमार यादव विधायक बने, जबकि 2012 में यहां पर समाजवादी पार्टी के सैयद अहमद विधानसभा पहुंचे। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर चली तो भाजपा के टिकट पर प्रवीण कुमार यहां से विधायक चुने गए और इस सीट पर पहली बार कमल खिलाने में वह सफल हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी प्रवीण कुमार भाजपा के टिकट पर कमल खिलाने में कामयाब हुए थे, लेकिन भाजपा ने 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रवीण कुमार पर दांव लगाया। चुनाव में प्रवीण कुमार भाजपा की उम्मीदों पर खरे उतरे। उनके सांसद बन जाने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। आइए अब आपको सीसामऊ विधानसभा सीट के इतिहास से भी रूबरू कराते हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो ये सीट साल 1974 के विधानसभा चुनाव से अस्तित्व में है। ये सीट आरक्षित हुआ करती थी। इस सीट से 1974 में कांग्रेस के शिवलाल, 1977 में जनता पार्टी के मोतीराम, 1980 और 1985 में कांग्रेस के कमला दरियाबादी, 1989 में जनता पार्टी दल के शिवकुमार बेरिया, 1991, 93 और 1996 में लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राकेश सोनकर विधायक निर्वाचित हुए। सीसामऊ विधानसभा सीट से 2002-2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संजीव दरियाबादी विधानसभा पहुंचे। 2008 के परसीमन में कानपुर नगर जिले की ये सीट सामान्य हो गई। इस सीट के सामान्य होने के बाद साल 2022 में पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हुए। 2012 के हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर हाजी इरफान सोलंकी विधायक निर्वाचित हुए थे। सीसामऊ विधानसभा सीट से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने अपने विधायक हाजी इरफान सोलंकी को टिकट दिया था। सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हाजी इरफान सोलंकी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के सुरेश अवस्थी को हरा दिया और विधानसभा पहुंच गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में इरफान सोलंकी ने फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे।
लेकिन इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई और अब इस सीट पर भी उपचुनाव होगा। अब बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1967 में हुआ। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस राजेंद्र दत्त त्यागी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1974 में नारायण सिंह कांग्रेस और 1977 में जनता पार्टी के सिंबल पर लगातार 2 बार विधानसभा पहुंचे। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर यस मेहंदी असगर विधायक बने। 1985 में कांग्रेस ने वापसी की और पार्टी के टिकट पर सईदुज्जमा ने विजय का परचम फहराया। 1989 के चुनाव में जनता दल के अमीर आलम ने जीत का डंका बजाया। 1991 के चुनाव में मीरापुर सीट पर भाजपा का खाता खुला और वर्ष 1991 और 1993 दोनों चुनावों में भाजपा के रामपाल सिंह लगातार विधानसभा पहुंचे। 1996 में यहां पर सपा की साइकिल चली और पार्टी के टिकट पर संजय सिंह विधायक बने। 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपना खाता खोला। पार्टी के सिंबल पर राजपाल सैनी ने जीत दर्ज की। 2007 के चुनाव में मतदाताओं ने रालोद के टिकट पर लड़ रहे कादिर राणा पर भरोसा जताया और विधायक बना दिया। 2009 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने जीत दर्ज की और पार्टी के सिंबल पर मिथिलेश पाल विधायक बने। 2012 के चुनाव में बसपा ने वापसी की और पार्टी के टिकट पर मौलाना जमील विधायक निर्वाचित हुए। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब प्रदेश में योगी राज की शुरुआत हुई तो यूपी की इस सीट पर भाजपा का कमल खिला। पार्टी के सिंबल पर अवतार भड़ाना विधायक बने। 2022 के चुनाव में यह सीट तीसरी बार रालोद की झोली में चली गई। पार्टी के टिकट पर चंदन चौहान विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन जाने के बाद चंदन चौहान ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है और अब यहां उपचुनाव होना है। आइए अब आपको खैर विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। खैर सुरक्षित विधानसभा सीट अलीगढ़ की जाट बाहुल सीटों में से एक है। यहाँ जाट वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है। खैर को अलीगढ़ जिले का दूसरा जाटलैंड कहा जाता है। 2008 में परसीमन के बाद अनुसूचित जात के लिए आरक्षित होने से पहले इस सीट पर जाट नेता ही जीतते रहे हैं। हालांकि 2002 विधानसभा उपचुनाव अपवाद है। इस चुनाव में बसपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण प्रत्याशी प्रमोद गौड़ पर दांव लगाया था और प्रमोद पहली बार चौधराहट तोड़ने में सफल भी रहे हैं। खैर विधानसभा सीट पर इतिहास बताता है कि यहां पार्टी से अधिक उम्मीदवार का अपना रसूख काम करता है। कई नेता पार्टी बदल बदल कर अपने दम पर चुनाव जीतते रहे हैं। 1952 में हुए पहले चुनाव में इस सीट में स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल गौतम निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1957 में हुए चुनाव में यहां जाट नेताओं की चौधराहट शुरू हो गई। लंबे समय तक कांग्रेस के जाट नेता चौधरी प्यारेलाल और जनता पार्टी के चौधरी महेंद्र सिंह के बीच वर्चस्व की जंग चलती रही। 1967 और 1974 में कांग्रेस और 1977 में जनता पार्टी के टिकट से जीत दर्ज कर चौधरी प्यारेलाल महेंद्र सिंह पर भारी पड़ते रहे। महेंद्र सिंह सिर्फ एक बार 1969 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर जीतने में सफल हुए। 1980 में कांग्रेस के टिकट पर शिवराज सिंह जीतने में कामयाब हुए, जबकि 1985 के चुनाव में यह सीट लोक दल के जगबीर सिंह के खाते में चली गई। जगबीर सिंह 1989 और 1993 में भी जनता दल के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। भाजपा को सबसे पहले 1991 में महेंद्र सिंह ने खैर सीट से जीत दिलाई थी। इसके बाद 1996 में भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती सिंह को चुनाव लड़ाया और वे जीती। इसके बाद 2002 के चुनाव में बसपा से प्रमोद गौड़ और फिर 2007 के विधानसभा चुनाव में रालोद से सत्यपाल सिंह विधानसभा पहुंचे। 2012 के चुनाव में यह सीट फिर से राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई, लेकिन इस बार पार्टी के टिकट पर भगवती प्रसाद सूर्यवंशी विधायक बने।
इसके बाद 2017 और 2022 दोनों ही विधानसभा चुनाव में भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक खैर सीट पर कमल खिलाने में सफल रहे और विधानसभा पहुंचे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से सांसद बन गए और अब खैर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। अब बात करते हैं करहल विधानसभा सीट की। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। सैपई से सटे इस विधानसभा क्षेत्र में 1993 के बाद केवल एक चुनाव को छोड़ दें तो सपा के प्रत्याशियों को कोई पराजित नहीं कर पाया है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो इस सीट पर विधानसभा का पहला चुनाव 1957 में हुआ था। 1957 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाथू सिंह यहाँ के पहले विधायक थे। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के राम सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की तो 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के मुंशीलाल चमार लगातार 2 बार विधायक बने। लेकिन इसके बाद नाथू सिंह 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के सिंबल पर विधानसभा पहुंचे। 1980 के चुनाव में करहल सीट पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई ने जीत दर्ज की और पार्टी के सिंबल पर शिवमंगल सिंह विधायक बने। 1985 के विधानसभा चुनाव में लोक दल के बाबूराम यादव ने जीत दर्ज की, जबकि 1989 के चुनाव में बाबूराम यादव जनता दल के सिंबल पर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1991, 1993, 1996 में बाबूराम यादव लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने, जबकि 2007, 2012, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सोबरन सिंह यादव ने जीत की हैट्रिक लगाई और 2022 के चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से सांसद बने थे, लेकिन 2022 में उन्होंने लखनऊ की राजनीति करने के लिए अपने गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी जिले की करहल सीट को चुना था। अखिलेश यादव ने करहल सीट को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराकर जीती थी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से जीत दर्ज की है और संसद पहुंच चुके हैं। सांसद बन जाने के बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब यहां उपचुनाव होना है। आइए अब आपको मिल्कीपुर विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। हालांकि यहां उपचुनाव को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट से निर्णय आया है, लेकिन इतिहास के बारे में यहां से भी आपको रूबरू करा देते हैं। राम मंदिर की लहर में अयोध्या के आसपास के सभी क्षेत्र प्रभावित हुए थे। ऐसी ही एक सीट थी मिल्कीपुर विधानसभा सीट। यह सीट कभी वामपंथी पार्टी सीपीआई का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन राम मंदिर की लहर के बाद से यहाँ की हवा बदल गई। यहाँ पर 1991 में पहली बार भाजपा के हाथ यह सीट आई। मिल्कीपुर सीट के बनने के बाद 1969 में भारतीय जनसंघ पर लोगों ने विश्वास जताया था। यहां से पार्टी प्रत्याशी हरनाथ तिवारी को जीत मिली थी। 1974 में कांग्रेस के हिस्से में यह सीट गई और पार्टी के धर्मचंद्र ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद शुरू हुआ नया बदलाव। यहां से सीपीआई के कद्दावर नेता मित्र सेन ने एंट्री ली। उन्होंने 1977, 1980, 1985 और 1993 में जीत दर्ज कर इस सीट की हवा ही बदल दी। उन्होंने मिल्कीपुर सीट पर सीपीआई का ठप्पा लगा दिया, जिससे हर पार्टी के लिए यहां जीत पाना नामुमकिन सा हो गया। मित्रसेन 1989 में सीपीआई के टिकट से लोकसभा पहुंचे। मित्रसेन के स्थापित राज्य को राम मंदिर की लहर ने तोड़ने का काम किया। लेफ्ट के किले की सीमाएं इस लहर के कारण टूट गईं। 1991 में मथुरा प्रसाद तिवारी ने भाजपा के टिकट से यहां पर उतरकर लेफ्ट के राज को खत्म कर दिया। इस चुनाव में सियासी हलचल तेज कर दी थी, लेकिन इसके बाद हुआ चुनाव और भी रोचक हो गया। दरअसल 1996 में मित्रसेन यादव ने फिर से इस सीट से अपना भाग्य आजमाया।
लेकिन इस बार उन्होंने सीपीआई का दामन छोड़ दिया। इस साल उन्होंने सपा का हाथ पकड़कर चुनाव लड़ा। जनता ने इस बार फिर से उन पर विश्वास दिखाया और मित्रसेन यादव विधानसभा पहुंच गए। लेकिन 1998 में एक बार फिर मित्रसेन ने सपा के विधायक रहते हुए लोकसभा चुनाव जीता। इस तरह से मित्रसेन यादव के सांसद चुने जाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पहली बार वर्ष 1998 में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। 1958 के उपचुनाव में सपा के रामचंद्र यादव विधायक चुने गए थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दूसरी बार उपचुनाव 2004 में हुआ था, जब सपा के तत्कालीन विधायक आनंद सेन यादव विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उपचुनाव हुआ तो सपा के रामचंद्र यादव फिर से विधायक बने थे। साल 2008 के परिसीमन के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया और 2012 में अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक बन गए। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 2.5 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार जीत दर्ज की। पार्टी के टिकट पर बाबा गोरखनाथ विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अयोध्या की यह विधानसभा सीट हार गई और यहां से सपा के अवधेश प्रसाद ने मतदाताओं का विश्वास हासिल किया। पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद अब अयोध्या के सांसद बन गए हैं और उन्होंने मिल्कीपुर सीट छोड़ दी है, जिससे अब यहां भी उपचुनाव होना है। अब आइए आपको मझवा विधानसभा सीट के इतिहास से भी रूबरू कराते हैं। 5 विधानसभाओं वाले जनपद मिर्जापुर की मझवा विधानसभा का एक अपना अलग इतिहास है। इस सीट पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहा है। यहां से समाजवादी पार्टी की कभी जीत नहीं हुई है। स्वतंत्र भारत के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार 1952 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसी समय मझवा विधानसभा सीट भी अस्तित्व में आ गई थी। वर्ष 1969 तक यह सीट रिजर्व थी। यहां से अनुसूचित जाति के प्रत्याशी चुनकर विधानसभा पहुंचते थे, लेकिन 1974 में पहली बार यह सीट सामान्य हुई। यहां से कांग्रेस से रुद्र प्रसाद सिंह विधायक बने। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट 1989 तक प्रदेश के वीवीआईपी विधानसभा सीटों में शुमार थी। यहां से विधायक बनने के बाद नेता मंत्री हुआ करते थे। मंत्रियों में पंडित लोकपत त्रिपाठी, रुद्र प्रसाद सिंह, भागवत पाल की गणना दिग्गजों में हुआ करती थी। मझवा विधानसभा के चुनावी इतिहास की बात किया जाए तो यहाँ पर शुरू में कांग्रेस और बाद में बसपा का दबदबा रहा है। इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी को 8 बार, बहुजन समाज पार्टी को 5 बार, भारतीय जनता पार्टी को 2 बार सफलता मिली है, जबकि भारतीय जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल और 2022 में निषाद पार्टी को 1-1 बार सफलता मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी की सीट पर कभी जीत नहीं हुई है। वर्ष 1952, 1957 और 1960 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के बेचन राम जीत की हैट्रिक लगाने में सफल हुए, जबकि 1962 के चुनाव में भारतीय जनसंघ के रामकिशन विधायक बने थे। वर्ष 1967 और 1969 के चुनाव में कांग्रेस से बेचन राम ने फिर से जीत हासिल की, जबकि 1974 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक तो लगाई, लेकिन पार्टी के टिकट पर शिवदास विधायक बने। जबकि 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पंडित लोकपत त्रिपाठी इस सीट पर लगातार जीत हासिल करने में सफल रहे। 1989 के चुनाव में जनता दल ने इस सीट पर जीत हासिल की और पार्टी के टिकट पर रुद्र प्रसाद सिंह विधायक बने। 1991 और 1993 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बसपा के हाथी ने जीत का कदम बढ़ाया और पार्टी के टिकट पर भागवत पाल विधानसभा पहुंचे। 1996 के चुनाव में पहली बार मझवा सीट पर भाजपा का कमल खिला और रामचंद्र मौर्य विधायक बने। 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने यहां पर वापसी की और फिर 2007-2012 तक लगातार जीत हासिल कर डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे।
2017 के चुनाव में जब यूपी में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की तो मिर्जापुर की इस विधानसभा सीट पर भी कमल खिला और पार्टी के टिकट पर सुचिस्मिता मौर्य विधायक बनी। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह सीट भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के खाते में चली गई। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद विधायक बने थे, लेकिन विनोद कुमार बिंद के सांसद बन जाने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। अब बात करते हैं कटहरी विधानसभा सीट की। यूपी में भले ही बीजेपी की सियासत का डंका बज चुका हो, लेकिन अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट बीजेपी के लिए ऊसर बन गई है। यह एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी अब तक सिर्फ एक बार 1991 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकी है। लगभग 3 दशक का समय बीत चुका है और यहां दोबारा कमल खिलाने की बीजेपी की हसरत अधूरी ही है। कटहरी विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी का भी मजबूत गढ़ रही है। 1991 के बाद हुए 6 में से 5 बार इस सीट पर बसपा के उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। चुनावी अतीत की बात करें तो इस सीट से 1977 और 1985 में जनता पार्टी, 1989 में जनता दल के टिकट पर रविंद्रनाथ तिवारी विधायक निर्वाचित हुए थे, जबकि 1991 में बीजेपी के अनिल कुमार तिवारी चुनाव जीते थे। कटहरी विधानसभा सीट से 1993 में पहली बार बसपा को जीत मिली थी, तब पार्टी के टिकट पर रामदेव वर्मा विधायक बने थे। इसके बाद 1996, 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर धर्मराज निषाद जीत की हैट्रिक लगाने में सफल हुए थे। 2012 में बसपा की जीत के सिलसिले पर समाजवादी पार्टी ने ब्रेक लगाया और सपा के शंखलाल माझी कटहरी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब यूपी में भाजपा का कमल खिला, तब बसपा ने इस सीट पर वापसी करते हुए जीत हासिल करी और पार्टी के टिकट पर लालजी वर्मा विधायक बने। लेकिन 2022 के चुनाव में कटहरी विधानसभा सीट सपा के खाते में चली गई और पार्टी के सिंबल पर लालजी वर्मा विधायक बने। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा के सांसद बन जाने के बाद यहां पर उपचुनाव होना है, जिसमें भाजपा इस सीट पर अपनी पहली जीत की तलाश में है, जबकि सपा लगातार दूसरी बार यहां से अपने विधायक को जीत दिलाने की तैयारी में है। वहीं बसपा भी इस सीट पर अपनी खोई बादशाहत वापस पाना चाहती है। आइए अब आपको कुंदरकी विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। कुंदरकी विधानसभा सीट के मतदाताओं ने करीब हर दल को विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। हालांकि यहां सबसे अधिक सपा के उम्मीदवार को जनता ने विधानसभा में भेजा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को महज एक बार ही जीत मिली है। इस सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1967 में से अस्तित्व में आई इस सीट से 2017 तक कुल 14 विधायक निर्वाचित हुए थे। पहले चुनाव में जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार विधानसभा भेजा, तो वहीं भारतीय क्रांति दल को 1, कांग्रेस को 2, जनता पार्टी ने 2, जनता दल 2, बीजेपी 1, बसपा 2 और सपा को 4 बार कुंदरकी में जीत मिली है। कुंदरकी सीट पर पहली बार 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय माहीलाल विधायक बने। फिर 1969 के चुनाव में भारतीय क्रांति दल से माहीलाल दूसरी बार विधायक चुने गए। 1974 के चुनाव में कांग्रेस की इंदिरा मोहिनी विधायक बनी, जबकि 1977 और 1980 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर अकबर हुसैन विधानसभा पहुंचे। 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रीना कुमारी विधायक बनी, तो 1989 में जनता दल के चंद्र विजय सिंह और 1991 में जनता दल के सिंबल पर अकबर हुसैन विधानसभा पहुंचे। 1993 के चुनाव में चंद्र विजय सिंह भाजपा से लड़े और यहां पर भाजपा का कमल खिलाने में सफल रहे। 1996 में अकबर हुसैन ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2002 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का खाता खुला और पार्टी के टिकट पर मोहम्मद रिजवान कुंदरकी से विधायक चुने गए। लेकिन 2007 के चुनाव में बसपा से अकबर हुसैन ने फिर जीत दर्ज की और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2012 में सपा ने वापसी की और पार्टी के सिंबल पर
मोहम्मद रिजवान ने जीत दर्ज की। मोहम्मद रिजवान 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कुंदरकी से जीत हासिल करने में सफल हुए और यह सीट सपा की झोली में डाल दी। 2022 के चुनाव में भाजपा की प्रचंड लहर में भी यह सीट सपा के खाते में ही गई और पार्टी के सिंबल पर जियाउर रहमान विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में जियाउर रहमान के सांसद बन जाने के बाद अब कुंदरकी सीट पर उपचुनाव होना है। अब बात करते हैं गाजियाबाद विधानसभा सीट की। इससे पहले गाजियाबाद सीट पर 20 साल पहले वर्ष 2004 में उपचुनाव हुआ था। उस वक्त भी गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से विधायक को सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे में इस सीट पर स्थिति 20 साल पहले जैसी है। 2004 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र गोयल चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे। ऐसे में उन्होंने विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जब 2004 में गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो उसमें सपा प्रत्याशी सुरेंद्र मुन्नी ने कांग्रेस प्रत्याशी सतीश त्यागी और भाजपा प्रत्याशी सुनीता दयाल को हराकर जीत हासिल की थी। यह पहला मौका था जब सपा को गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से जीत हासिल हुई थी। सपा को 2004 में हुए विधानसभा उपचुनाव से न तो पहले इस सीट पर जीत हासिल हुई थी और न ही इसके बाद हुई है। लिहाजा 2024 के उपचुनाव में अगर सपा प्रत्याशी की इस सीट पर जीत होती है तो वह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ऐसे में सपा इस सीट पर 2004 की तरह ही सीट हासिल करने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ 2012 में इस सीट पर जीत हासिल करने वाली बसपा भी दोबारा जीत का स्वाद चखने का पूरा प्रयास करने की जुगत में है। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अतुल गर्ग ने 1,05,537 मतों से जीत हासिल की थी। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अतुल गर्ग को गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से 63,256 वोट से जीत हासिल हुई है। इससे स्पष्ट है कि 2 साल के अंदर ही गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर भाजपा का जीत का अंतर घटा है और आने वाले उपचुनाव में यहां पर भाजपा के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। फिलहाल यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आप आई इंडिया न भूलें और साथ ही आप आई इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। हर छोटी बड़ी खबर आप अपने मोबाइल पर अब पाएंगे और ख़ासकर चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को सबसे पहले सबसे विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचाने का काम करता रहूँगा। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।